जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की, यानी कि मॉडल पेपर रहेगा। सभी आपके कंसेप्ट से लेकर पेडागॉजी, सभी प्रकार के पर्यावरण विज्ञान से सभी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। टोटल 30 प्रश्न हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कमेंट के द्वारा बताना है 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, तो हमें जवाब करना, नीचे फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स में देखना है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन। साथियों, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का, जो भी शिक्षक बनना चाहता है, जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि। ठीक है, जब रात्रि होती है तो पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। रात की समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। रात के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। चलिए फटाफट वीडियो पॉज करें और कमेंट करके हमें आंसर बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रात के समय पेड़ पौधे के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो होता है उसे मुक्त करते हैं, यानी कि रात को जो है CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो साथियों, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गईं। तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गईं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में कौन सी समूह उसने अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। यानी क्वेश्चन यह पूछा गया साथियों, कोई भी हो, आम नागरिक हो, आप हो चाहे हम हो, क्या है, शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी शारीरिक गतिविधियों का मतलब यह होता है हम ज़्यादातर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब क्या होता है, शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ जाती। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो शरीर में पोषण की क्षमता यानी आहार जो है वो अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि हमें आहार अधिक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका खाद्य समूह है जिसकी आवश्यकता ज़्यादा होगी जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, अम्लीय फल, केला, मछली। अम्लीय फल मटर, नट्स यानी कि बादाम, अनाज, केला, मक्खन, फलियां, दालें, मछली। तो ज़्यादातर किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अनाज, केला और मक्खन का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या ज़्यादातर पोषण ही, ठीक है, आपके खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट्ट लिखती है। मान लीजिए आप शिक्षक हुए और अपने खाद्य भंडार से संबंधित कुछ बिंदु है श्यामपट्ट में लिखते हैं। पहला बिंदु यह है कि इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। दूसरा है इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, यानी कि श्याम पट्ट पर ये चीज़ें लिखा गया है, आपने खाद्य भंडार से संबंधित लिखा है। अब आपको यह बताना है कि शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही। सब्जियां के संबंधित में, दूध के संबंधित में, गुड़ के संबंधित में, मांस के संबंधित में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इनको बंद डिब्बे में रखना चाहिए, नमी से दूर रखना चाहिए, साफ स्थान पर रखना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है साथियों कि ये सबको साफ, नमी से भी दूर रखे, साफ स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, तो वो गुड़ है। कौन हो जाएगा, देखिए सब्जियां तो नमी में रहती हैं, दूध में कोई फर्क नहीं है, इस मांस से भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन गुड़ को जो है साथियों इसको नमी से दूर रखना चाहिए और इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए।
साथियों और साफ सुथरे जगह पर रखना चाहिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो वृक्ष की आयु होती है उसे ज्ञात करने की सबसे अच्छी जो विधि कौन सी मानी जाती है। ठीक है, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, या वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो साथियों क्या हो जाएगा, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करके ही वृक्ष की आयु निकाला जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यह हमको देखना है। देखिए, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। बिल्कुल सही बात है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन हैं, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो है कथन सत्य नहीं है। ठीक है, और चौथा भी सत्य है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। ठीक है, तो चौथा भी आपका सही है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका सत्य है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी हैंडल लगाए जाते हैं, लोहे के जब चाकू होता है, नीफ जो होता है उसमें लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कौन सी प्रक्रिया करेंगे हैंडल लगाते समय। ठीक है, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना, पहले उबालना फिर ठंडा करना, बहुत ठंडा करना। तो कैसे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ठीक है, जब हम देखिए चाकू निब लोहे की होती है या ठीक है, जब लोहे को हम गर्म करते हैं वो नुकीला होता है। ठीक है, और ऐसे करके आपको ये ठीक है पकड़ने का एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए चाकू हो गया। ठीक है, ये आपका चाकू बन गया और ये आपका हैंडल लगा होता है। जब इस लोहे के ठीक है जो चोंक होता है इसको जब गर्म करेंगे तो लकड़ी में तभी ये अंदर जाएगा, यानी कि पहले गर्म करेंगे फिर बाद में ठंडा करेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आजकल जो है पाठ सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। ठीक है, आप इसे क्यों लेंगे कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, या एक और तीन आपके दोनों। देखिए साथियों, क्वेश्चन यह है कि आजकल जो पाठ सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उसको हमें क्यों लेना चाहिए, सेवा मतलब भाग लेना, क्यों लेना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। देखिए पहला और तीसरा यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, पहला कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है और यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह है साथियों कि वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है उसका लगातार जो क्षरण हो रहा है उससे हमें हानि क्या होगी। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने में समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या क्या हानि हो सकती है, तो वह हो जाएगी साथियों पराबैंगनी किरणें की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर क्या है पहुंचेगी। ठीक है, तो साथियों तीसरा ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे और आपको सभी समझ में आ रहे होंगे, और इस प्रकार की एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन आपके, तो प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करिए। और हमारा टारगेट है साथियों आप सभी लोग 120 प्लस का जो स्कोर है आउट ऑफ 150 में इतना आप लोग क्रैक कर ले। ठीक है, इतना आपको क्रैक करना है, 100% आपको क्रैक करना है। जब आप इतना क्रैक कराते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% यहाँ पे प्योर एंड श्योर हो जाता है साथियों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य
करवाने में सहयोग देना चाहिए। देखिए पेडागॉजी का क्वेश्चन है कि अब जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को गृह कार्य करने में सहयोग देना चाहिए। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है, नहीं यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों यहाँ पर? तो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रगति का पता चलता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म शिक्षण के संबंधित, सूक्ष्म यानी होता है बहुत छोटा सा, ठीक है। जैसे इतने गोले में छोटा सा केंद्र बिंदु मान लीजिए, वो सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा साथियों? ठीक है, तो प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, यही आपका सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न तत्वों में से किस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ठीक है ही होते हैं, फास्फोरस में, नाइट्रोजन में, सल्फर में, कार्बन में। तो किस में होते हैं साथियों? दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन किस में होते हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो देखेंगे कार्बन जो होता है साथियों, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। कक्षा में जो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका क्या है? विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों में आपेक्षिक अभिवृत्तियों का विकास, एक व दो दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा में जो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है वह होती है फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है और विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिव्यक्तियों का विकास भी होता है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए करिए। ठीक है, लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोगों को आप इसी तरह वीडियो लाते रहें जिससे आपका सिलेक्शन हो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, उसको समेकित रूप से पढ़ाने के लिए, ठीक है, समेकित यानी कि इकट्ठा जिसे बोला जाए, ठीक है, होम लैंग्वेज में, तो उसे विधि अपनाना होगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पर वीडियो पॉज कर आप लोग इसका कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। जो संतुलित आहार होता है उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर प्रोटीन नहीं हो तो हमारा शरीर कुछ कार्य नहीं हो सकता, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक है, सुसुप्त अवस्था में हो जाएगा, यानी कुछ कार्य करने लायक हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे देखेंगे हम कि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, और ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो संतुलित आहार में प्रोटीन और पदार्थों का होना आवश्यक क्यों हो जाता है साथियों? क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और आपका कहा जाए तो वीवीआईपी क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, कि जो साल का पेड़ होता है, सागौन का, बांस, शीशम का पेड़ होता है, यह किस बायोम के वृक्ष कहलाते हैं? मानसूनी बायोम, रूम सगरी बायोम, विषुवत रेखी वन बायोम, या मानसूनी सदाबहारी। तो कौन से वृक्ष ये कहलाएंगे साथियों? ये मानसूनी बायोम कहलाएंगे। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच सके। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बालक की शिक्षा में होते हैं वो शिक्षा में कार्य और जो खेल होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। खेलने के बाद बालकों की रुचि में पढ़ाई में बढ़ जाती है। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पर कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है। यानी आप शिक्षक के तौर पर यहाँ पर यह बोलते हैं अपने बच्चों से कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी 3 विशेषताएं लिखकर बताइए। तो शिक्षार्थी इन 3 विशेषताओं में से इनमें से प्रकार लिखता है कि इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी और अनुपस्थित होती हैं, इनका तना कठोर होता है और इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा है, पहला तीसरा है कि पहला दूसरा तीसरा सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो पेड़ के मरुस्थलीय में होते हैं पत्तियां कम होती हैं या कि नहीं होती हैं, कटीलेदार होते हैं, ठीक है। इनका तना कठोर होता है क्योंकि पानी की कम, ठीक है, पानी की पूर्ति पूरी नहीं होती है कि पानी इनको कम मात्रा में मिलता है। इन पौधे पर कांटे पाए जाते हैं। तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। स्वागत सभी का, वेलकम, स्वागत है हर भाई बहन का, हर गृहिणी का, जो भी शिक्षक बनना चाहता है सभी का वेलकम है। आपका अपना परिवार है, बिल्कुल आइए और स्टडी करिए, अपना सिलेक्शन पाइए। साथियों क्वेश्चन देखेंगे कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है। यानी कि जो विद्यालय में आयोजित की जाती हैं, जो विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है उसके बारे में आपकी क्या राय है या आपकी क्या राय देंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा इनसे बच्चों में क्या होता है, समित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, ठीक है, मान लीजिए आप अध्यापक पे नियुक्त होते हैं, आपको अधिक पढ़ाते समय अधिक प्रसन्नता कब प्राप्त होगी कि जब एक दूसरे से पूछकर, छात्र जो है एक दूसरे को पूछकर लिखे, सभी छात्र जो है शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहें, या ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, या शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये देखिए शिक्षक टीचर के नाते अब आप लोग इसका आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहें, ठीक है। पढ़ाते समय जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो आपको ज़्यादा अधिक प्रसन्नता होती है, यानी कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण के विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है। यानी हमारे जो मानव जीवन के लिए मुख्य आवश्यकताएं वस्तु होती हैं जैसे गैस हो गया, ईंधन हो गया आदि, प्रमुख जो भी पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या होगा कि इसमें पर्यावरण के विषय में इन सभी को वस्तुओं को या मानव जीवन से रिलेटेड जितनी भी सभी को सम्मिलित किया जाता है वो इन्वायरमेंट स्टडीज में। संरक्षण के लिए, पर्यावरण के उपलब्धता जानने के लिए, नष्ट करने के लिए, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो किसके लिए करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी का कथन प्रयोग करना। यानी जो पर्यावरण अध्ययन है उनकी कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियां को कथन का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उस क्या कहलाएगा, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविध को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है और स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो साथियों क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। और आज इतनी बारिश हो रही सुबह से साथियों सतना में, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही तो बहुत अच्छी बात है, मानसून आ गया है हमारे एमपी में भी, ठीक है। अगर आप एमपी से किस ज़िले से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं कि संविदा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट, सुपर टीटी, यूपी टेट, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट से आपकी किस, ठीक है, टीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं जिससे हम आपके सिलेबस तक पहुंच सके, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कोई भी टीटी का एग्जाम हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साथियों, कन्फ्यूजन बहुत है। 80% सिलेबस आपका सेम रहता है, ठीक है, 80% सिलेबस सेम रहता कोई भी टीटी का एग्जाम हो। केवल 20% 10% ये होता है उससे स्टेट से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, ठीक है, नदी, पहाड़, ठीक है, जीके हो गया, जनरल नॉलेज, 1-2 क्वेश्चन आपके 10% आ सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण में, ठीक है। तो केवल 80%, अब बाकी मैथ्स तो सभी के लिए सेम रहती है,
ठीक है। और देखिए हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी सभी को सेम रहती है, क्योंकि व्याकरण रहता है और गद्य पद्य आता है, पेडागोजी सभी की सेम रहती है, मैथ्स भी सेम रहती है, बाल विकास भी सेम रहता है। केवल अंतर आता है तो पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन स्टेट लेवल से पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों क्वेश्चन देखेंगे जो कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ये देखिए 100% क्वेश्चन आता है, सीटेट यूपीडी रीट एग्जाम में आ चुका है और आपके संविदा वर्ग 1-2 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसका कारण है कि नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से अधिक होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पके हुए चावल जो है रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में कि अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों किए जा सकते हैं साथियों? ये कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि सक्रिय नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्वथनांक और गलनांक से संबंधित क्वेश्चन है कि क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। क्वथनांक मतलब क्या होता है, कोई भी द्रव जब जो कोई भी जल मान लीजिए वह 100 डिग्री पर अगर उबलने लगता है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है साथियों, तो और वाष्पीकरण में, ठीक है, क्वथनांक और वाष्पीकरण में अंतर क्या है यह बताना है। ठीक है, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन जबकि क्वथनांक नहीं हो सकता। क्वथनांक किसी वस्तु का निश्चित होता है, जल 100 डिग्री पर उबलता है तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है साथियों, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। हम देखते हैं जैसे ठंडी में भी वाष्पीकरण पानी होता है, गर्मी में भी होता है, किसी भी मौसम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वथनांक एक निश्चित होता है कि उतने ही ताप पर पानी उबलेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, जो प्राथमिक स्तर है उसके आकलन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यह चीज जो है प्राथमिक स्तर के आकलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के छात्र जो है अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं, यानी कैसे छात्र हों जो कि अध्यापक के लिए अधिगम का संसाधन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखेंगे कि वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के वे अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो चौथा सही होगा कि वही आपके संसाधन कहलाएंगे छात्र अध्यापक शिक्षण के लिए, कि वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के अपने सहपाठियों को काम की जांच कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम का संसाधन होते हैं, तो किस प्रकार के छात्र होते हैं, वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों को काम में, ठीक है, सहपाठियों के काम को जांच भी सकते हैं। तो वह संसाधन होते हैं छात्र व शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है। ठीक है, वायु एवं जल, वन एवं वन्य जीव, पालतू तथा घरेलू जानवर, बगीचे में उगने वाले पौधे। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता हो कमेंट करके हमें बताएं। देखिए वायु एवं जल होगा कि छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना हो तो उनके निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखना होगा, वायु और जल का संरक्षण करना सीखना होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है, जो पर्यावरण प्रबंधन का कार्य होता है वह क्या होता है, कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास करना, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखना और प्रयास करना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, जो CCE कहलाता है,
ठीक है, में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर की किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो सीसीई होता है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में, जो निरंतर है साथियों, यह शब्द जो है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो साथियों इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए जो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में जो निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर जो होता है वह अधिगम के लिए मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो साथियों 30 क्वेश्चन रहे। अब आप लोग यह बताना 30 में से कितना कर पा रहे हैं। तो जरूर आप 120 प्लस का स्कोर जरूर क्रैक करेंगे। सभी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। देखिए मॉडल पेपर हम ला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लाएंगे। इसके साथ हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे पर्यावरण की। जितना आपने पढ़ा होगा अब 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। अब आप लोग 30 में से कितना सही कर पाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कहाँ, देखिए ये होम होता है। आप वीडियोज में जाएंगे तो डायरेक्टली वीडियोज मिल जाएगा। ये होता है साथियों प्लेलिस्ट। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाती है और ऐसे हमारा चैनल दिखेगा। ठीक है साथियों, और ये सब्सक्राइब रहता है, यहाँ पर आपको प्रेस करना होता है, रेड कलर का होता है, प्रेस करेंगे तो वाइट होता है। और ये बेल आइकन होता है जिससे हमें क्लिक करने पर नोटिफिकेशन मिलता है कि सर वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें क्योंकि आपका सपना है, हमारा सपना है शिक्षक बनना है। ठीक है, आप सभी लोगों को है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर जॉब पाना है और देश हित में चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है, तो चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।